सोचो अगर आज हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना रहता है तो हम एक हैशटैग ट्रेंड करवा देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना देते हैं, इंस्टाग्राम पे रील को पब्लिश कर देते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज को वायरल कर देते हैं। बट कभी सोचा कि आज से 100 साल पहले जब हमारा भारत आजाद नहीं था उस समय पर किस तरीके से हमारा पूरा भारत नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक किस तरीके से अपने आप को एक करता है। जिस समय ना तो व्हाट्सएप हुआ करता था, ना कोई यूट्यूब हुआ करता था, ना किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंसर थे, बट उसके बाद भी जहां पर अलग अलग भाषाओं में हमारे लीडर्स ने वाइब चेक को मिलाया और हमारे सारे लोगों ने अपने आप को एक साथ किया। बॉस, ये नेशनलिज्म इन इंडिया कोई एक छोटा सा चैप्टर नहीं है, ये कोई थ्योरी वाली बुक नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें ये हमारे भारत की आजादी की कहानी है। तो ब्रिटिशर हमारी कंट्री से बाहर से आए थे, उनको हमने चांटा मार के हमारी कंट्री से बाहर निकाला था। मान लो एशिया तुम्हारा घर था, अफ्रीका तुम्हारे चाचा का घर था, तुम्हारा दुश्मन सेम है, मेरा दुश्मन सेम है, तुम भी उसे मारना चाहते हो, मैं भी उसे मारना चाहता हूं, तो मतलब भैया कोई चीज खरीद रहे हैं तो भी टैक्स, कोई चीज बेच रहे हैं तो भी टैक्स, और कमा रहे हैं तो भी टैक्स, किसी को दे रहे हैं तो भी टैक्स। गांधी कहां घूमने चले गए, साइकिल चलाने चले गए थे क्या? ब्रिटिशर देखते हैं कि अगर ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्हें रगड़ा जाए, इन्हें मारा जाए। ब्रिटिशर ने देखा जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको ओपन फायर कर दो, अगर ओपन फायर करके ये मर जा रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मर रहे हैं तो इनको पकड़ो, इनको इनकी नाक रगड़ो, पूरे रोड पे रगड़ो, इनका काला मुंह कर दो, इनके कपड़े निकाल दो, इन्हें क्या कहते हैं चौक पे लटका के खूब मारो। तो इस तरीके आज है हमारे 40 डेज रिवीजन प्लेज का डे नंबर 3, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज हम नेशनलिज्म को समझने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि भाई साहब गांधी जी ने क्या करा था, गांधी जी के अलावा जो हमारे अदर लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से भारत की आजादी में अपना अपना योगदान दिया था, और किस तरीके से जो ब्रिटिशर हमारी कंट्री से बाहर से आए थे उनको हमने चांटा मार के हमारी कंट्री से बाहर निकाला था। तो मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। हम लेक्चर को छोटा रखेंगे, सिंपल रखेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारी कंट्री में ये जो मूवमेंट था ये शुरू कैसे होता है। अगर आप ध्यान दें, हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। अगर देखा जाए इंडिया और एशिया के अंदर सिचुएशन बहुत सेम थी। भैया सेम क्यों थी? मान लो एशिया तुम्हारा घर था, अफ्रीका तुम्हारे चाचा का घर था। हम देखते हैं हमारे घर में और हमारे चाचा के घर में जो हमारा कल्चर रहता है, आइडेंटिटी रहती है, वो लगभग सिमिलर रहती है, लाइफस्टाइल हमें सेम देखने को मिल जाता है। तो उसी प्रकार एशिया और अफ्रीका, अगर हम बात करें 1800 से 1900 के बीच में, यहां पर इन लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वो लगभग सेम हो चुकी थी। और हम सारे लोग चाहते थे एशिया और अफ्रीका के अंदर की जो बाहर वाली इंपीरियल पावर है, कौन सी वाली पावर है? इंपीरियल पावर है, इन्हें अपनी कंट्री वापस भेज दे। मतलब भैया जो यूरोप बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, यूरोपियन कंट्री क्या कर रही थी, एशिया में और अफ्रीका में अलग अलग कंट्रीज पे अपनी कॉलोनी बना रही थी। और लोगों के अंदर धीरे धीरे करके जब कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में क्या आने लगता है, एक शेयर्ड बॉन्ड आने लगता है। सारे लोग बोलते हैं कि ये ब्रिटिशर जो कुत्ते हमारी कंट्री में आ गए हैं, इन कुत्तों को हम अपनी कंट्री से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कोई भी कुत्ता यहां पर नहीं रह सकता। तो यहां पर क्या करा गया, हमारे इंडिया में और अफ्रीका के अंदर क्या देखने को मिला कि लोग चाहते थे कि जो इंपीरियल पावर है इनके अगेंस्ट में आया जाए। और जैसे जैसे लोग इनके अगेंस्ट में आने लगे वैसे वैसे हमने देखा हमारे इंडिया में शुरू हो जाता है ब्रिटिश राज के खिलाफ एक पर्टिकुलर मूवमेंट। और इसी वजह से हम देखते हैं हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपस में यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। आप बोलोगे भैया यूनिटी कैसे डेवलप कर ली? मान लो तुम्हारा दुश्मन सेम है, मेरा दुश्मन सेम है, तुम भी उसे मारना चाहते हो, मैं भी उसे मारना चाहता हूं, तो हम दोनों क्या कर लेंगे, टाई अप कर लेंगे। टाई अप क्यों कर लेंगे? क्योंकि जब हम सारे लोग एक ही दुश्मन के अगेंस्ट में रहेंगे तो उसे जल्दी से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब से कोई आपसे पूछे कि इंडिया में नेशनलिज्म क्यों स्टार्ट हुआ, तो उन्हें हम रीजन बताएंगे कि जो इंपीरियल पावर थी वो हमारे इंडिया के अलग अलग रीजन में क्या कर रही थी, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही थी, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी। तो सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया। जब सारे लोग सेम तरीके का मूवमेंट करने लगे तो वहां पर हमने देखा हमारे बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होती है। और इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को चैप्टर के लास्ट में हम डिटेल में चल के पढ़ेंगे। तो अभी याद रखें कि हमारा जो मूवमेंट है वो इंपीरियलिस्ट पावर के खिलाफ था। मतलब इन्हें हम क्या करना चाहते थे, हमारी इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे। अब यहां पर अगर देखा जाए कि इंडिया के अंदर ये सिचुएशन इतनी ज्यादा कैसे बदली, ब्रिटिशर से लोग इतना परेशान स्टार्टिंग में नहीं थे, बट धीरे धीरे करके लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ने लगी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने काफी ज्यादा सिचुएशन को क्रिएट किया, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहला था इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स एंड रेज्ड कस्टम ड्यूटीज।
हमारे इंडिया के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब भैया अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से सामान मंगवाता है, जैसे जरूरी चीजें तो हमें मंगवानी पड़ेंगी, तो जरूरी चीजों पे भी आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब भैया मान लो हम सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उस पर तो हम क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। बट इन्होंने बोला अब तो तुम जो कमाओगे उसके ऊपर भी क्या दोगे, टैक्स दोगे। मतलब भैया कोई चीज खरीद रहे हैं तो भी टैक्स, कोई चीज बेच रहे हैं तो भी टैक्स, और कमा रहे हैं तो भी टैक्स, किसी को दे रहे हैं तो भी टैक्स। हर जगह आपसे टैक्स को कलेक्ट किया जा रहा था। इन्फ्लेशन गेट डबल्ड बिटवीन द वॉर ईयर। और हुआ क्या, धीरे देखते देखते 1913 में, मान लो 1913 में तुम पार्ले जी बिस्किट खरीदने गए थे। ये जो पार्ले जी बिस्किट था ये 2 रुपए का मिला करता था, बट ब्रिटिशर को पैसे की जरूरत थी, तो ब्रिटिशर ने क्या करा, धीरे धीरे करके 4 साल के अंदर अंदर इस बिस्किट का प्राइस 5 रुपए कर दिया। मतलब भैया 2 रुपए का बिस्किट डबल का हो गया। भैया आज तो हमें 2 रुपए कम लग रहे होंगे, बट उस समय हमारे इंडिया में 2 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगर आपको याद है 5,000 रुपए में पूरा का पूरा तोला सोना मिल जाया करता था। ये 2000 की बात है, तो उससे लगभग हम 50, 60, 70 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय पैसे की वैल्यू बहुत थी, तो चीजों के जो प्राइस थे वो डबल होने लगे। अब भैया कोई चीज डबल की हो जाती है तो हम सारे लोग केपेबल नहीं हो पाते कि उसे क्या कर पाए, खरीद पाए। यानी भैया वो हमारी रेंज से बाहर चली गई, और जो चीज रेंज से बाहर चली जाती है उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढो। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव थे नहीं, तो हमें ना चाहते हुए उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। क्रॉप फेलियर इन कंसेक्यूटिव ईयर। अब होता क्या है, जो 1970 से लेकर अगर हम बात करें 1921 का समय था, इस दौरान देखा जाता है कि मल्टीपल टाइम्स क्रॉप खराब हो जाती है, अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलने लगती है। तो जो फसल थी जिससे हमारा इंडिया पैसा कमाता था, अब जैसे हमें पता है एक बात कि हमारे इंडिया में ज्यादातर किसान है। अब किसान है तो भैया किसान की जो फसल है उससे ही उसका पैसा आने वाला है, तो पूरा पैसा उसके पास आ ही नहीं पा रहा था। और ब्रिटिशर कह रहे थे कि फसल खराब हो, फसल अच्छी रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पैसा चाहिए तो हमें पैसा चाहिए। तो लोग इनके खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह करने की इच्छा रख रहे थे कि इस तरीके के लोगों को, इस तरीके की गवर्नमेंट को हम तो ज्यादा लंबे समय नहीं झेल सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको ढूंढेंगे और थपाड़ा थपाड़ा मारेंगे और हमारी कंट्री से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। विलेजर वर आस्क्ड टू सेंड मैन टू फॉट फॉर ब्रिटिशर। अब हुआ क्या, ये सारी चीजें तो ये कर रहे थे, बट इन्होंने एक तरीके की क्या कहते हैं अपनी इच्छा रखी। इन्होंने बोला हर परिवार से आपको क्या करना पड़ेगा, गांव के एरिया में, जैसे उस समय क्या हुआ करता था, ज्यादातर फैमिलीज गांव में रहा करती थी। अब भैया जब गांव में रहते हैं, बढ़िया गाय का दूध पी रहे हैं, अच्छी सब्जियां खा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो लड़के बड़े तगड़े तबड़े हुआ करते थे। ब्रिटेन में तो लोग लल्लू लाल जैसे हुआ करते थे, पतले पतले हुआ करते थे, वॉर नहीं लड़ पाते थे, उनकी कंट्री छोटी है, तो छोटी कंट्री के अंदर इतने लोग ही नहीं हो सकते। तो इन्होंने बोला कि इंडिया के हर पर्टिकुलर विलेज से आपको हर फैमिली से, लगभग हर फैमिली से क्या करना पड़ेगा, मैन को भेजना पड़ेगा। तो लोग ना चाहते हुए भी क्या हो गए, परेशान हो गए। और ये जो रिक्रूटमेंट थी, ये रिक्रूटमेंट कैसी हुआ करती थी, फोर्स्ड रहा करती थी। इसका मतलब है आप नहीं भी चाहेंगे तो उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनके पास जाकर काम करना पड़ेगा। अब लोगों को लगा कि ब्रिटिशर को हम क्या कर देंगे, एक बार हेल्प कर देंगे तो ये जैसी वॉर कंप्लीट होगा ये हमारा भारत छोड़कर चले जाएंगे। बट एक्चुअल में ना तो ये भारत छोड़कर जाते हैं, ना तो इन सारे लोगों को ये पैसा देते हैं, और अननेसेसरली इन्हें क्या करवाते हैं, ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर बनाकर वॉर में निकाल देते हैं। फिर अगर देखा जाए ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन वॉर नीड। अब उनको क्या करना था, वॉर लड़ना था। भैया वर्ल्ड वॉर छोटी मोटी बात नहीं है, जब इतना बड़ा वॉर आपको लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ये पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी ये वो कहां से कंप्लीट कर रहे थे, अपनी कॉलोनी से कर रहे थे। और इनकी जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी जिससे ये सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट करते थे या सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे, वो था हमारा प्यारा भारत। उस समय पर हमारे भारत को गोल्डन क्या बोला जाता था, बर्ड बोला जाता था। बट देखते ही देखते हमारा जो भारत है वो एक पुअर कंट्री बन गया। क्यों पुअर कंट्री बन गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी वॉर नीड को बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। इंडिया की जो इनकम थी उसे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और हमें इतने बड़े गड्ढे में फेंक कर चले गए कि हमें लगभग 40 से 50 साल तो उस गड्ढे से बाहर आने में लग गए। तो ये सारी सिचुएशन 1913 से लेकर 1918 के बीच में क्रिएट हो गई थी, जिस वजह से अब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी हालत में हमें क्या करना है, ब्रिटिशर को अपनी कंट्री से बाहर भेजना है। इसी समय पर जो 1930 से 1918 का समय था, इसी बीच में हमारे प्यारे जो गांधी दादा है ये क्या करते हैं, हमारे इंडिया लौट आते हैं।
आप सभी लोगों को गांधी जी के बारे में जो बातें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, गांधी जी की कई सारी स्टेप्स ऐसी थी जिनके वजह से ब्रिटिशर को ना चाहते हुए भी इंडियन लोगों के क्या करना पड़ता था, सपोर्ट करना पड़ता था, इंडियन लोगों को छोड़ना पड़ता था या इंडियन लोगों के सामने झुकना पड़ता था। अब गांधी जी के बारे में बात हम कभी और करेंगे, बस फिलहाल ये समझ के रखिए कि गांधी जी उस समय सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, सबसे ज्यादा फेमस लीडर थे, जिनके पीछे पूरा भारत चल रहा था और ब्रिटिशर को उनके सामने झुकना पड़ता है। तो जब गांधी जी आते हैं, गांधी जी अपने साथ क्या करते हैं, एक नया आइडिया लेकर आते हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह। इन्होंने बोला, व्हाइल पीपल वर फेसिंग दीज हार्डशिप, गांधी इमर्ज ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स सेंस विद अ यूनिक टूल ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी क्या करते हैं, इंडियन सरजमी पर वापस आते हैं। भैया गांधी जी कहां घूमने चले गए, साइकिल चलाने चले गए थे क्या? गांधी जी साइकिल चलाने नहीं गए थे, गांधी जी गए थे भैया बैरिस्टर बनने, मतलब जज बनने गए थे अफ्रीका। अब अफ्रीका में होता क्या उनके साथ, उनको ट्रेन से धक्का मार दिया जाता है, ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि जो व्हाइट पीपल अफ्रीका के अंदर ब्लैक लोगों के साथ, ब्लैक के अलावा अगर हम बात करें कलर्ड लोगों के साथ, मतलब इंडियन रीजन के लोगों के साथ जिस तरीके की बदसलूकी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। तो अफ्रीका के अंदर वो क्या करते हैं, अपना एक फेमस सत्याग्रह करते हैं और उसके वजह से कलर्ड और ब्लैक लोगों के लिए रिस्पेक्ट को क्या कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जब वो इंडिया लौटते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे भारत की जो सिचुएशन है वो अफ्रीका से कोई अच्छी नहीं है, हमारे भारत की भी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ब्रिटिशर इवन अपने घरों के बाहर लिखते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब हमें डॉग से कंपेयर करके रखा जाता था। तो गांधी जी आते हैं, गांधी जी सभी लोगों को बोलते हैं कि भैया हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। गांधी जी ने बोला अगर हम लड़ेंगे तो सामने वालों के पास पावर है, वो हमें मार देंगे, हमें लार्ज नंबर में क्या कर देंगे, उचका के फेंक देंगे। तो गांधी जी ने बोला बढ़िया, हम क्या करेंगे, मौन व्रत धारण करेंगे, उनके घर के सामने बैठ जाएंगे, ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अब भैया होगा क्या, जब आप बोलोगे नहीं तो सामने वाला को लगेगा, एक दिन में तो नहीं लगेगा, 2 दिन में नहीं लगेगा, बट 10 दिन कंटिन्यूअसली जब लोगों को देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने मन में गिल्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं गिल्ट डेवलप नहीं होता था, कई लोगों में अगर हम बात करें ब्रिटिशर के दौरान गिल्ट डेवलप हुआ और धीरे धीरे करके ब्रिटिशर इंडिया को छोड़ने के लिए मजबूत हो गए। यहां पर अगर हम बात करें, गांधी जी ने अपने इनिशियल ईयर में जो फेमस सत्याग्रह किए थे उनमें चंपारण था, उनमें खेड़ा था, और अगर हम बात करें उसके अंदर अहमदाबाद सत्याग्रह आ जाता है। चंपारण में गांधी जी गए थे बिहार के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला किसानों को जो आप ऋण मांग रहे हैं, आप जो टैक्स मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। एक तो आप इंडिगो उगवा रहे हैं, उसकी वजह से जमीन खराब हो रही है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद भी आप क्रॉप फेलियर वाले साल में उनसे बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या करा, उनकी हेल्प करी और सब्सिक्वेंटली खेड़ा में जाकर और अहमदाबाद में जाकर वो क्या करते हैं, मिल वर्कर का और एग्रीकल्चर वाले लोगों की हेल्प करते हैं। इसी वजह से जो 3 सत्याग्रह हुए, इस बीच में ब्रिटिशर को एक बात समझ में आ जाती है कि अगर हमने गांधी जी को और ज्यादा मौका दिया तो इन्होंने क्या किया है, हमसे ना चाहते हुए भी लोगों की हेल्प करवा ली है। हम बात करें, हम जो टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे वो टैक्स हम यहाँ पर नहीं ले पाए, तो वो चाह रहे थे कि गांधी जी को अब कोई ऐसा मौका ही ना दिया जाए कि वो इंडियन लोगों को क्या करे, इकट्ठा करे। बट इसी समय पर गांधी जी एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि अगला जो सत्याग्रह होगा वो कोई छोटा सत्याग्रह नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ा सत्याग्रह होगा, क्योंकि जब हम बड़ा सत्याग्रह करते हैं तो हम लार्ज नंबर में लोगों को एक साथ लेकर आ सकते हैं। तो गांधी जी एक आइडिया के साथ आए, जो सत्याग्रह था, उनके 3 फेमस सत्याग्रह आप याद रखेंगे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, जिसमें वो लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब इसी समय जब गांधी जी मौका ढूंढ रहे थे कि किसी भी प्रकार हमारे भारत के लोगों को हम क्या करवाएं, आजादी की तरफ बढ़ाएं, बट आजादी ऐसी नहीं मिलने वाली थी कि हमने इंस्टाग्राम पे एक रील डाल दी और भैया एक रील से क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट डर जाएगी। नहीं, उस समय पर जो ब्रिटिशर थे वो बहुत ज्यादा चालाक हुआ करते थे, चंट हुआ करते थे। तो यहां पर इनको सबक सिखाने के लिए यहां पर गांधी जी ढूंढ रहे थे एक मौका। तो वो मौका कब आता है, रोलेट एक्ट से आता है, क्योंकि रोलेट एक्ट की वजह से जलियनवाला बाग का इंसिडेंस होता है। अब होता क्या है, जो रोलेट एक्ट है उसे पास किया जाता है 1990 में। इसको पास किसने किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं, रोलेट एक्ट ने बोला था कि अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी प्रकार की रणनीति बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है या किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स करता है, तो गवर्नमेंट सिर्फ शक के बेसिस में, मैं क्लियर कह रहा हूं, शक के बेसिस पे क्या कर सकती है, आपको 2 सालों तक जेल में डाल सकती है। अब बताओ, आपकी गलती भी नहीं होगी, आपने कुछ किया भी नहीं होगा, बट उनके पास मौका है, उनके पास आजादी है कि वो क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे आपको उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। तो 10 अप्रैल के दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बढ़िया जलियनवाला बाग में जाते हैं। जलियनवाला बाग में ये पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे
क्योंकि ये रोलेट एक्ट को हटाना चाहते थे। उस समय इस एक्ट को नाम दिया गया, मतलब गांधी जी क्या गया सामने से दिया गया था रोलेट सत्याग्रह। तो अलग अलग पार्ट्स में क्या चल रहे थे, अलग अलग तरीके के पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब जलियांवाला बाग में बढ़िया लोग बैठकर क्या कर रहे थे, अपना पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे। कुछ लोग बढ़िया बैसाखी मनाने आए थे, अपना मेला सेलिब्रेट कर रहे थे। बट अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, जो पुलिस रहती है ये क्या करती है, ओपन फायर कर देती है, लोगों को लार्ज नंबर में मार देती। कभी आप जलियांवाला बाग का इंसिडेंट सुनना, क्या करा जाता है, लाखों के नंबर में लोगों को मार दिया गया था। लाखों के नंबर मैंने ज्यादा बोल दिया होगा, बट अगर हम बात करें 10,000 से 12,000 का, तो एक गवर्नमेंट डाटा है कि इतने सारे लोगों को मारा गया था। यानी हम देख रहे हैं कि रोलेट सत्याग्रह की वजह से क्या हुआ, लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब जैसे जैसे इसकी न्यूज पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करती है, लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर में जो गवर्नमेंट रहती है उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, बिल्डिंगों को जला देते हैं, पुलिस स्टेशन को अटैक कर देते हैं। गवर्नमेंट की पावर दिखाने वाले जितनी भी जगह थी उन सभी को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अब ब्रिटिशर इतने सरल तो थे नहीं कि भैया ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ब्रिटिशर देखते हैं कि अगर ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्हें रगड़ा जाए, इन्हें मारा जाए। ब्रिटिशर ने देखा जो जो लोग अटैक कर रहे हैं उन पे ओपन फायर कर दो। अगर ओपन फायर करके ये मर जा रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मर रहे हैं तो इनको पकड़ो, इनको इनकी नाक रगड़वाओ, पूरे रोड पे रगड़वाओ, इनका काला मुंह कर दो, इनके कपड़े निकाल दो, इन्हें क्या कहते हैं चौक पे लटका के खूब मारो। तो इस तरीके की चीजें जब चल रही थी तो उसके वजह से हमने देखा जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा वर्स हो जाती और हमारी कंट्री जो है वो उतनी ज्यादा क्या नहीं हो पाती, फ्रूटफुल नहीं हो पाती। अब गांधी जी डर जाते हैं कि अगर इसी प्रकार से ये सारी चीजें होती रही तो हमारी कंट्री के अंदर जो सिचुएशन है वो इवन वर्स हो सकती है, और अगर हम बात करें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां पर गांधी जी क्या करते हैं, रोलेट सत्याग्रह को बंद करते हैं। रोलेट सत्याग्रह को बंद करने के बाद अप्रैल से लेकर वो क्या करते हैं, दिसंबर तक इंडिया के अलग अलग पार्ट में घूमते हैं। ना सिर्फ गांधी जी घूमते हैं, बट अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू और जो अदर प्रोमिनेंट लीडर थे वो लोग भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सारे लोगों को समझाते हैं कि अब जो 1920 आएगा, 1920 आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। इस बड़े प्रोटेस्ट का नाम क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये हमारी इंडिया का सबसे फेमस और अगर हम बात करें सबसे बड़ा मूवमेंट था, जिसके वजह से ब्रिटिशर को यह अंदाजा लग गया था कि वो और लंबे समय तक हमारे भारत के लोगों पर क्या नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक वो हमें रूल नहीं कर सकते, उन्हें कभी ना कभी हमारा भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यहां पर गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी एक बात कहते हैं कि अगर हम सारे लोग ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दे, जैसे मान लो तुम बढ़िया किसी जगह पर हो, अब एक पर्टिकुलर तुम्हारा बॉस है, मान लो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम पे बहुत ज्यादा रूल चलाता, बोलता है मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, कोई मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा तो मैं उसे क्या करूंगा, अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर निकाल दूंगा। इसी प्रकार ब्रिटिशर की सिचुएशन थी, ब्रिटिशर हम पर रूल कर रहे थे, बट उनका रूल करना क्यों था, क्योंकि हम सारे इंडियंस उनकी हेल्प करते थे। भैया गवर्नमेंट चलाने में हम हेल्प कर रहे हैं, पुलिस हम बन रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स हम बन रहे हैं, उनकी काउंसिल में हम काम कर रहे हैं, यानी वो सिर्फ हम पे रूल कर रहे थे। बट अगर हम बात करें उस रूल का जो कॉपरेशन था वो पूरा का पूरा हमारे तरफ से था। तो गांधी जी ने बोला अगर हम 1 से 2 साल तक इनका पूरा कॉपरेशन छोड़ देते हैं तो ये ब्रिटिशर क्या करेंगे, दुबक के अपने घर वापस चले जाएंगे, नाव में बैठेंगे और चले जाएंगे ब्रिटेन, और ब्रिटेन जाके बोलेंगे भैया भारत में क्या कहते हैं रूल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब बताया क्या जाता है यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या हुआ। गांधी जी ने जब ये बात कही तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने स्कूल छोड़ दिए, बच्चों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, जो टीचर्स वगैरह थी उन्होंने अपनी अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने क्या कर दिया, अपनी प्रैक्टिस को करना छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने और अगर हम बात करें लोगों ने गांधी जी की बात को माना, सारे लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपनी जो ऑफिशियल चीजें थी उनको छोड़ दिया, स्कूल नहीं जा रहे हैं भैया, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बढ़िया अपने घर पे रह रहे हैं। लोगों ने क्या किया, जो फॉरेन गुड्स वो यूज करते थे उनका यूज बंद कर दिया, और लोगों ने महत्व दिया कि अब भारत का जो कपड़ा है उसका हम यूज करेंगे। तो देखते ही देखते हमारे इंडिया में जो खादी थी वो बहुत ज्यादा प्रमोट होती है। साथ ही में हम देखते हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या करती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती और गवर्नमेंट को एक संदेशा देना चाहती हैं कि अब जो भारत है उसमें सिर्फ जो स्टूडेंट है, टीचर है, आम लोग हैं वही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज से लेके लॉयर से लेके जजेस से लेकर जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर के अगेंस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हम इनको क्या करना चाहते हैं, हमारे इंडिया से बाहर निकालना चाहते हैं। तो गांधी जी की बातों को सारे लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा मान रहे थे। अब इसकी वजह से होता क्या, इकोनॉमिक लॉस होता। भैया इकोनॉमिक लॉस
किसका हुआ? ब्रिटिशर हमारी गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिशर का लॉस हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं जितने भी मर्चेंट और ट्रेडर रहते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं कि ना तो वो फॉरेन गुड खरीदेंगे ना तो वो फॉरेन गुड को क्या करेंगे? बेचेंगे। अब भैया फॉरेन गुड ना आप खरीद रहे हो ना आप बेच रहे हो तो मार्केट में फॉरेन गुड को रिप्लेस करने के लिए हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल हैंडलूम रहती है वो क्या करती है? वेंट अप हो जाती है। और देखते ही देखते ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खादी के कपड़े पहनने लगते हैं, इंडियन टेक्सटाइल का यूज करने लगते हैं, इंडियन ब्रांड पर क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही में अगर हम देखें जो ब्रिटिशर का इंपोर्ट था वो 1921 से 1922 के बीच में, जैसे मान लो पहले 100 रुपए का हुआ करता था तो वो फॉल करके कितने का हो गया? 50 का हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जब इंडियन ने क्या करी, गांधी जी की बात को माना तो किस तरीके से उसका इंपैक्ट हुआ। और ब्रिटिशर को ये रियलाइज होने लगा कि अगर गांधी जी को इसी तरीके से हमने सारे सत्याग्रह करने दिए, लोगों को इकट्ठा करने दिया तो वो क्या करेंगे? कभी ना कभी हमें भारत से निकालकर फेंक देंगे। तो जल्द से जल्द हमें क्या करना पड़ेगा? गांधी जी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी को नहीं हटाया तो शायद ये हमें और लंबे समय तक टिकने नहीं देंगे। इस प्रकार की सिचुएशन हम यहां पर क्या करते हैं? नोटिस करते हैं। अब यहां अगर देखा जाए जो शहरों का मूवमेंट था उसको तो हमने देख लिया, बट अगर हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस वजह से भी सक्सेसफुल था क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था। गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था कि हमें सिर्फ इन एक दो जगहों पर मूवमेंट को नहीं रखना है बल्कि अक्रॉस द कंट्री में क्या करना है? मूवमेंट को फैलाना है। तो यहां पर मैंने जवाहरलाल नेहरू की फोटो क्यों लगाई है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? जो वो अलग अलग गांव गांव जाया करते थे, लोगों की परेशानियां सुना करते थे, दुख सुना करते थे, तो वहां पर वो क्या करते हैं? अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वो अलग अलग किसानों की बात सुनते हैं, किसान उन्हें क्या करते हैं? अपनी समस्या बताते हैं। तो धीरे धीरे करके जो क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जून से जुलाई के बीच में 300 अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर ली थी। भैया किसी कोचिंग क्लास की ब्रांच ओपन करी थी? नहीं। उस समय किसान सभा हुआ करती थी, किसान सभाओं को क्या करने लगे थे? 300 अलग अलग जगहों पर लगाने लगे थे। और जैसे जैसे वहां पर क्या होता है, लोग इन मूवमेंट से इकट्ठा हो जाते हैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट के पास लार्ज नंबर में पीपल थे, तो कांग्रेस क्या करती है? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहता है उसको किसान सभा का जो अवध मूवमेंट रहता है उसके साथ क्या करती है? इंटीग्रेट कर देती है। तो कंट्री साइड में क्या देखा गया कि जो जवाहरलाल नेहरू और अवध लीडर थे वो क्या कर रहे थे? अलग अलग जगहों पर किसानों की समस्या सुनने के लिए, गांव वालों की समस्या सुनने के लिए अलग अलग जगहों पर सभा लगाया करते थे। अब सभा लगते लगते हम देखते हैं लार्ज नंबर में इसका प्रमोशन होने लगता है, लार्ज नंबर में लोग क्या करते हैं? इससे जुड़ते जाते हैं और देखते ही देखते 300 से ज्यादा ब्रांच हो जाती हैं। अब लगभग हमने देखा कि इनका काम बढ़िया चल रहा था। अब गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर आए तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि मेरे पास 300 किसान सभाएं हैं जिनके साथ नॉन कॉपरेशन को जोड़ेंगे और हमारे मूवमेंट को बहुत बड़ा मूवमेंट बना देंगे। भैया बहुत बड़ा मूवमेंट बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि ब्रिटिशर यहां पर डर के भाग जाएंगे। तो यहां पर होता क्या है कि इनिशियली तो लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरीके के एसोसिएशन बनाते हैं, जो ताल्लुकदार रहते हैं, जो मर्चेंट रहते हैं, उनके यहां पर काम करना बंद कर देते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गांव के लोग तो उनको ज्यादा समझ नहीं आया, उस समय इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, तो इलिटरेसी होने के कारण गांधी जी ने जहां पर बोला था कि हमें सिर्फ नॉन कॉपरेट करना है, उनके साथ कॉपरेट करना बंद करना है, ये सारे लोग क्या करते हैं? ताल्लुकदार और मर्चेंट के घरों पर अटैक कर देते हैं, बाजार लूट लेते हैं, जितनी भी ग्रेनरीज थी वहां से सारे ग्रेन्स को उठा लेते हैं, अपने पेपर वगैरह जला देते हैं, टैक्स देने से मना कर देते हैं। बट अगर हम बात करें यहां पर जो लोग थे उन्होंने गांधी जी के मैसेज को क्लियर कट गलत समझा था। गांधी जी ने कभी ये नहीं बोला था कि आपको टैक्स नहीं देना, बल्कि गांधी जी ने बोला था उनका काम करना बंद कर देना, उनके साथ रहना छोड़ देना है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे तो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहां पर देखा जाता है कि गांधी जी की बातों को लोगों ने क्या किया? अपने हिसाब से वहां पर बदल लिया। अब अगर हम देखें इस पर्टिकुलर मूवमेंट का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थे, इनका नाम क्या था? सीताराम अल्लूरी राजू। अब भैया सीताराम अल्लूरी राजू भाई साहब बहुत ज्यादा फेमस क्यों थे? क्योंकि ये गांधी जी को बहुत ज्यादा माना करते थे। यहां पर अगर हम बात करें गांधी जी के से बहुत ज्यादा ये क्या थे? आप बोल सकते हैं इंस्पायर्ड थे। अब हुआ क्या? सीताराम अल्लूरी राजू जो क्या कहते हैं ट्राइबल लोगों के लीडर थे, इन्होंने देखा कि हमारे ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट एक्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या नहीं करने देती है? जंगलों के अंदर नहीं जाने देती। भैया लोग जंगल के अंदर नहीं जाएंगे तो लोगों का जो फ्रूट्स है फ्रूट नहीं मिलेगा, वेजिटेबल नहीं मिलेंगे, लकड़ियां नहीं मिलेंगी और उनका जो लिवलीहुड है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। जिस वजह से अगर हम बात करें लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि ब्रिटिशर ने उनका पूरा लिवलीहुड उनसे छीन लिया है, तो किसी भी तरीके से ये क्या करना चाहते थे? ब्रिटिशर को सबक सिखाना चाहते थे। तो अल्लूरी राजू क्या करते हैं? गांधी जी से इंस्पायर होकर बोलते हैं कि गांधी जी ने अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जिसमें उन्होंने बोला है कि भारत क्या करेगा? बहुत जल्दी
आजाद हो जाएगा। और भारत को अगर हमें आजाद करना है तो हमें गांधी जी का साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, गांधी जी ने सिर्फ नॉन कॉपरेशन का बोला है, बट हम सिर्फ नॉन कॉपरेशन करने जाएंगे तो ब्रिटिशर शायद हमसे डर नहीं पाएंगे। तो बल्कि हमें क्या करना चाहिए, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक करना चाहिए, लार्ज नंबर में पुलिस पर अटैक करना चाहिए। जब लार्ज नंबर में पुलिस पर अटैक करेंगे तब उन्हें रियलाइज होगा कि ट्राइबल लोगों को जंगलों के अंदर जाने से रोका है, अगर और ज्यादा लंबे समय तक रोकोगे तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरीके से ये मूवमेंट क्या करता है, ट्राइबल एरियाज में भी फेमस होता है। बट अगर हम बात करें, ये जो मूवमेंट था ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये कहां कहां तक पहुंचता है, प्लांटेशन वर्कर तक पहुंच जाता है। प्लांटेशन वर्कर भी क्या लाना चाहते हैं, स्वराज लाना चाहते हैं। उनका मानना ऐसा था कि गांधी जी ने कह दिया है कि सभी को अपने अपने गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि गांव में उन्हें जमीन मिलने वाली, गांधी राज आने वाला है। तो लोग क्या करते हैं, जो अथॉरिटीज रहती है उनको क्लियर कट मना करके निकल जाते हैं कि वो अब लंबे समय तक यहां पर काम नहीं करेंगे। और वो क्या करते हैं, जब अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो वो क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं, रेलवे पर अटैक कर देते हैं। बट धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उन्हें ढूंढ लेती है और इतना मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है कि उसके बाद किसी भी प्लांटेशन वर्कर ने ये नहीं सोचा कि उसे क्या करना है, किसी की भी बात सुनकर अपने घर रिटर्न जाना है। जिस वजह से अगर हम बात करें, जब ये सारी सिचुएशन वहां पर होती जा रही थी और एक और चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसके वजह से गांधी जी फाइनली देखते हैं कि शहरों के अंदर तो चलो ठीक है मेरी बातें अच्छे से पहुंच गई थी, बट गांव के अंदर ट्राइबल लोगों के पास, प्लांटेशन वर्कर के पास जो एनसीएम का मैसेज है वो उतना ज्यादा क्लियरली नहीं पहुंचा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देना चाहिए। तो गांधी जी क्या करते हैं, फरवरी 1922 में जो मूवमेंट था इसे कॉल ऑफ कर देते हैं क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हमें मास मूवमेंट करना है बट मास किलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इस तरीके से ये जो एनसीएम है ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। और गांधी जी क्या करते हैं, चौरी चौरा के बाद इस पर्टिकुलर मूवमेंट को पूरी तरीके से विथड्रॉ कर देते हैं। बट 1922 के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें काफी ज्यादा बदलाव आते हैं। अब भैया ये बदलाव क्या थे इसको भी देख लेते हैं। हमारा जो बड़ा मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन वाला वो तो हट गया, बट अगर हम बात करें The impact of the worldwide economic depression, peasant were the worst sufferer। अब हुआ क्या, जो 1928 का समय था, 1928 से 1930 का समय था, इस समय वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों चल रहा था, यूएस का जो पूरा का पूरा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, मतलब उनका शेयर मार्केट था, वो पूरा कोलैप्स कर जाता। भैया कोलैप्स करने से क्या हुआ, इंडिया से जो चीजें इंपोर्ट हुआ करती थी, लंदन तक जाया करती थी, यूरोपियन कंट्रीज जाया करती थी, यूएस जाया करती थी, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। भैया हमारा पूरे इंडियन लोग खेती कर रहे थे, अब खेती की चीजों को दूसरी कंट्री में नहीं मंगवाएंगे तो इनकी पूरी खेती धरी की धरी रह जाएगी। जिस वजह से हम देखते हैं 1920 से लेकर 1930 का जो समय था, इस समय पर जो पीजेंट रहते हैं ये काफी ज्यादा क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए परेशान हो जाते हैं। इतना ज्यादा हमें यहाँ पर सफर करना पड़ता है। जो टॉरी गवर्नमेंट इंडिया के लिए बनाई गई थी, किसके अंडर में बनाई गई थी, टॉरी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन के अंदर एक कमिटी को अपॉइंट किया था जिस कमिटी को क्या कहा गया, साइमन कमीशन। अब भैया साइमन कमीशन क्यों बनाई थी, क्योंकि ये साइमन कमीशन हमारे भारत के लिए क्या बनाने वाली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी। अब आपको लगेगा ये तो बढ़िया बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, शायद हमने अच्छा काम कर लिया होगा, बट नहीं। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला हम आपके लिए संविधान तो बनाएंगे, बट वो संविधान हम बनाएंगे, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब बताओ, मैं आपके घर के लिए कोई फैसला ले रहा हूं, तो आप बताओ, बगैर आपसे पूछे मैं कोई डिसीजन लूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो सोचो हमारे भारत जैसे देश के लिए ये संविधान बनाना चाहते हैं और इन्होंने बोला कि भैया हम भारत के लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, भारत के लोगों को बिल्कुल पूछेंगे ही नहीं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, जो कांग्रेस रहती है उसके लीडरशिप में बोलती है कि हमें क्या करना है, साइमन कमीशन को भगा देना है। अब इसी समय देखने को मिलता है कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे, जैसे अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के पिताजी या जितने भी ओल्ड एज लीडर थे, उन्होंने देखा कि गांधी जी और अदर लीडर क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट कर रहा है, बहुत लंबे समय तक हमें इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बट इसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं आता। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहीं आ जाती है और हमारे इंडिया को लॉस हो जाता है। तो बढ़िया हम क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट जितने भी यंग लीडर थे, जैसे हम जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं, गांधी जी को देखते हैं, या अदर इंपॉर्टेंट लीडर, इन लोगों का बोलना था कि हम तो पूर्ण स्वराज लेंगे, बगैर पूर्ण स्वराज के इंडिया से बाकी ब्रिटिशर को छोड़कर नहीं जाने देंगे। मतलब ब्रिटिशर को हमारा पूरा भारत देश छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को क्या करेंगे, आजाद। देखिए अब हमने ये तो समझ लिया कि किस प्रकार से जो हमारी इंडिया की सिचुएशन थी वो 1920 से 1930 के बीच में चल रही थी।
बट अगर हम बात करें, गांधी जी इन सालों के बीच में डिसाइड कर रहे थे कि अब मुझे क्या करना है, वापस से एक बड़ा मूवमेंट करना है ताकि वापस से भारत के लोगों के मन में ये बात आ सके कि इंडिया को आजाद करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी वेट कर रहे थे कि कब वो सिचुएशन आएगी। इसी बीच में वो क्या करते हैं, अपने वॉलंटियर्स को तैयार कर लेते हैं। अब याद करिए, नेहरू जी ने क्या बोला था कि हम भारत को पूर्ण स्वराज की तरफ ले चलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं जो 26 जनवरी का दिन है, उस दिन भारत क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। बट नेहरू जी की इस बात को लोगों ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया और उसी वजह से भारत जो था वो आजाद नहीं हो पाया। तो फाइनली गांधी जी क्या करते हैं, 31 जनवरी के दिन, कितनी तारीख के दिन, 31 जनवरी के दिन एक लेटर लिखते हैं लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन हमारी गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके लीडर थे। उन्होंने बोला कि मैं आपको एक लेटर लिख रहा हूं और आपको 40 दिन का 35 दिन का समय दे रहा हूं। अब यहां पर अगर आप मेरी इन 11 डिमांड्स को फुलफिल कर देंगे तो भारत के लोग क्या नहीं करेंगे, ब्रिटिशर के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बट हमें पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने से तो रही, उन्होंने इतनी सारी चीजें कर ली, उसके बाद नहीं मानी, तो शायद वो अब कैसे मान जाएगी। तो गांधी जी ने बोला कि अगर आपने ये सारी डिमांड मेरी फुलफिल नहीं करी तो मैं क्या करूंगा, 11 तारीख के दिन से क्या करूंगा, मार्च में अपना जो मूवमेंट है इसे स्टार्ट कर लूंगा। तो टॉरी गवर्नमेंट ने इन बातों को नहीं माना। तो गांधी जी फाइनली अपना सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट मार्च क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भैया एक नमक के लिए गांधी जी क्या कर देते हैं, भारत भ्रमण चालू कर देते हैं। वो अपने आश्रम साबरमती से लेकर जो दांडी था वहां तक क्या करते हैं, हर दिन 10-10 माइल क्या करते हैं, पैदल चलते हैं। लगभग 16-17 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। गांधी जी उस समय इतने ज्यादा फेमस थे कि गांधी जी जहां जहां से निकल रहे थे वो हर तरीके के लोगों को बता रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ हमने कोऑपरेट करना बंद किया था, बट अगर हम बात करें अब हम सिविल डिसओबीडियंस करेंगे। डिसओबीडियंस का मतलब है जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें नहीं मानेंगे। तो गांधी जी अलग अलग जगहों से निकलते हैं, लाखों के नंबर में लोग उन्हें आकर सुनते हैं और लोग धीरे धीरे करके गांधी जी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि अब तो कुछ भी करके हमें गांधी जी की बात को मानना पड़ेगा, गांधी जी की बात को रखना पड़ेगा। तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कर देते हैं। इसमें सबसे पहले पूरे इंडिया में देखा गया कि लोगों ने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करा। उस समय तक सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती थी, बट लाखों के नंबर में गांधी जी के साथ लोगों ने मिलकर जब सॉल्ट को क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो जो सॉल्ट लॉ था वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लोगों ने सबसे पहला डिसोबीडियंस शुरू किया। फिर हमने देखा फॉरेन क्लोथ को क्या कर दिया जाता है, बड़े बड़े बॉन फायर बना के जला दिया जाता है। बाहर के कपड़ों में ट्रेड करना, डील करना बंद कर दिया जाता है। साथ में हम देखते हैं लोग बोलते हैं ना तो हम इनकम टैक्स देंगे, ना तो हम कस्टम ड्यूटीज देंगे, ना तो जो अदर तरीके के टैक्सेस होते हैं उनको पे करेंगे। तो लोग बिल्कुल भी टैक्स देना बंद कर देते हैं। जो विलेज ऑफिशियल रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जॉब वगैरह छोड़कर चले जाते हैं। तो हम देखते हैं गांधी जी का ये वाला जो मूवमेंट था ये काफी ज्यादा बड़ा हो सकता था। और हमने देखा कि गांधी जी ने सॉल्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ताकि सारे लोगों को क्या करा जा सके, एक साथ लाया जा सके। बट हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन के समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ भी करके हम इन सारे इंडियंस को क्या कर दे, हमारे नीचे ले आए। तो यहां पर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सिविल डिसोबीडियंस के अगेंस्ट में क्या करती है, अपना मूवमेंट लेकर आती है। सबसे पहले देखा जाता है कि लाखों के नंबर में जो हमारे लीडर्स थे, जो आम जनता प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्हें वन बाय वन करके अरेस्ट कर लिया जाता है। जो अब्दुल खान गफर थे, इन्हें क्या करा जाता है, अरेस्ट करा जाता है। इनके साथ 1 लाख से ज्यादा जनता को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो वर्कर्स रहते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उसका रीजन रहता है कि आपने हमारे इंपॉर्टेंट लीडर को उठा लिया, गांधी जी को जेल में डाल दिया। जब आप हमारे लीडर को ही ले लोगे तो जो बातें उन्होंने कही हम उनको नहीं मानेंगे। तो वापस से हम देखते हैं इंडिया में क्या हो जाता है, ब्रिटिशर के खिलाफ अटैक चालू हो जाते हैं, लोग उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं। कुछ भी करके क्या करना चाहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब सिविल डिसोबीडियंस के अगेंस्ट में अपना रिप्रेशन वाली पॉलिसी को लेकर आई तो सबसे पहले वो क्या करती है, अलग अलग लीडर को उठाती है, जेल में डालना शुरू कर देती है। लाखों के नंबर में पब्लिक को उठा लिया जाता है। और गांधी जी इन्हीं बातों से डरा करते थे कि हमें कभी भी किसी भी तरीके से ब्रिटिशर को मौका नहीं देना, क्योंकि हम मौका देंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे साथ गलत चीजें करेंगे। तो गांधी जी वापस क्या करते हैं, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर इतने सारे लोग हमारे अरेस्ट हो जाएंगे तो शायद जो इंडिया की सिचुएशन है वो इवन वर्स हो जाएगी। तो इसको बेहतर बनाने के लिए वहां पर गांधी जी क्या करते हैं, ब्रिटिशर की बातों को मान जाते हैं।
बट अगर हम बात करें, इसी बीच हम एक चीज नोटिस करते हैं कि गांधी जी जब वहां पर गए थे तो उन्होंने देखा कि जिन बातों को वो चाहते थे वो सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जाती हैं और गांधी जी खाली हाथ क्या करते हैं, भारत वापस लौट आते हैं। इसी बीच में हम देखते हैं अलग अलग कम्युनिटीज ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर मूवमेंट के दौरान पार्टिसिपेट करा था, जिसमें सबसे पहला रिच पीजेंट की अगर हम बात करें, जो रिच पीजेंट थे उसमें पाटीदार सब गुजरात आ जाते हैं, जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। इनका एक ही रीजन था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का कि जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसके वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा पटकनी खानी पड़ी थी, इनकी जो इनकम लेवल थी वो बहुत तेजी से रिड्यूस कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। तो ये लोग गांधी जी की, कांग्रेस की और अदर लीडर की हेल्प कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर हमसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है, उस टैक्स को हटा दिया जाए और हमें कम से कम टैक्स मांगा जाए। फिर हम देखते हैं जब रिच पीजेंट के अलावा जो पुअर पीजेंट रहते हैं ये क्यों इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनका मानना ऐसा था कि जो टैक्स क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो क्या रहते हैं लैंडलॉर्ड रहते हैं वो कलेक्ट करते हैं, तालुकदार कलेक्ट करते हैं, उसको रिड्यूस किया जाए और जो इनका क्या कहते हैं टेनेंट का तौर रहता है उसे क्या करा जाए, बढ़ाया जाए, कभी भी इन्हें क्या ना करा जाए, हटाया जाए और इन्हें उसी जगह पर रहने दिया जाए। तो मेन मतलब क्या है, ये लोग चाहते थे इनका जो रेंट है वो कम कर दिया जाए, इन्हें परमिट किया जाए कि ये ज्यादा लंबे समय तक इन जमीनों का यूज कर सकते हैं और कोई भी इन्हें ना हटा पाए। जो बिजनेस क्लास थी वो भी रिच पीजेंट की तरह इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। उसका कारण क्या था, 1930 से 1918 के बीच में जो ब्रिटिशर थे उन्होंने पूरी तरीके से कहां पे अपना काम कर लिया था, अपना काम वो ले गए थे आर्टिलरी की तरफ, गन्स की तरफ और अगर हम बात करें बॉम्ब वगैरह की तरफ, मतलब वो सिर्फ वॉर गुड्स बना रहे थे। तो उस समय इंडिया के जो बिजनेस क्लास थे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसका रीजन रहता है कि सारी चीजें हमारे भारत में बनने लगती हैं और इन लोगों का जो प्रॉफिट रहता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बट जैसे ये 1918 खत्म होता है वापस से वो गुड्स वाली इंडस्ट्री बन जाती है और इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है वो लो कर जाता है। तो जो पुरुषोत्तम दास थे और अगर हम बात करें जीडी बिरला थे, ये क्या कर रहे थे, गांधी जी को और अदर लीडर को सपोर्ट दिखा रहे थे। अब गांधी जी और जो कांग्रेस थी वो बिजनेस क्लास को सपोर्ट कर रही थी। तो हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियल क्लास में वर्कर रहते हैं, पहली बात तो वो लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं बोला है कि वो क्या करेंगे, बिजनेस क्लास के खिलाफ जाकर हमारे लिए काम को करवाएंगे और हमारी हेल्प करेंगे। जिस वजह से हम देखते हैं जो पार्टिसिपेशन रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है और अगर हम देखें जो लोग रहते हैं वो रिलक्टेंट रहते हैं और वो कभी भी यहां पर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते हैं। बट इस मूवमेंट की एक सबसे अच्छी बात थी जो कि क्या थी, यहां पर सबसे अच्छी बात थी विमेन पार्टिसिपेशन। यहां पर जो विमेन थी इन्होंने क्या किया था, लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था। ये इंडिया के अंदर सबसे पहला नंबर था जहां पर औरतों ने अपने घरों से निकलकर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जहां लाखों मेल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे वहां पर हजारों के नंबर में जो विमेन थी वो भी क्या कर रही थी, अपने काम वगैरह को कंप्लीट करके बाहर आके गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी ताकि क्या करा जा सके, ब्रिटिश राज को हमारे भारत से निकालकर भेजा जा सके। अब विमेंस करती क्या है, ये स्ट्राइक पर जाती है, प्रोटेस्ट करती हैं, जो लिकर शॉप रहती है उनके जाने के रास्तों को बंद कर देती हैं, लिकर शॉप को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। बट एक बात हम देखते हैं, विमेन का पार्टिसिपेशन भले ही लार्ज नंबर में हो रहा था, वो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प कर रही थी। बट कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि जो ब्रिटिश हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट रहती है वो क्या करेगी, इनको कोई पोजीशन देगी। मतलब काफी लंबे समय तक औरतों ने पार्टिसिपेट तो किया बट उसके बाद भी गवर्नमेंट इन्हें अपने बीच में जगह नहीं दे रही थी। ये पहला समय था जब हमारे इंडियन घरों के अंदर से जो विमेन थी वो बाहर आ रही थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है जो रिच पीजेंट की वाइफ हुआ करती थी। ये लोग क्या करती थी, लार्ज नंबर में अपने घरों से बाहर आती थी, अपने जैसे और लेडीज वगैरह को बाहर लेकर आती थी, क्योंकि इनका मानना ऐसा था कि अगर मेल हमारे भारत को आजाद करवाना चाहते हैं तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी क्या करें, हमारे देश को आजाद करवाएं। क्योंकि हम भी अगर हमारे भारत देश को आजाद नहीं करवा पाएंगे तो शायद ब्रिटिशर हम पर और लंबे समय तक रूल करेंगे। तो इनका मानना ऐसा था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर चीजें चलाना है। बट हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसकी लिमिटेशन थी। भैया लिमिटेशन का मतलब आता है ड्रॉबैक थे। अब इसका सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि जो अनटचेबल्स थे वो कांग्रेस के खिलाफ हो चुके थे, वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का मानना ऐसा था कि जो दलित क्लास है उसके लिए क्या करा जाए, सेपरेट नेशन बनाया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए और उसे भारत से अलग कर दिया जाए। क्योंकि बी.आर. अंबेडकर का मानना ऐसा था कि जब हम क्या कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो शायद हम लोगों को लेकर खुश रह पाएंगे। बट अगर हम बात करें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इसमें गांधी जी चाहते थे कि इंडिया से इनको अलग ना होने दिया जाए, क्योंकि ये लोग अलग हो जाएंगे तो ये कभी भी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। बट ब्रिटिशर ने हमेशा एक ही चीज रखी है कि भैया डिवाइड कर दो, भैया डिवाइड कर दो, तोड़ दो इनको, इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो, अलग अलग हो जाए, थोड़े थोड़े नंबर में रहेंगे तो इनको रूल करना आसान रहेगा। तो
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम तो क्या करेंगे, हाँ जो दलित लोग हैं या अनटचेबल्स उनके लिए सेपरेट कंट्री बना देंगे। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कि अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं भूखा रहूंगा और मैं भूखा ही मर जाऊं। तो गांधी जी की इन सारी बातों को सुनकर जो पर्टिकुलर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो क्या करते हैं, गांधी जी की इस बात को मान जाते हैं। और गांधी जी के बीच में, और अगर हम बात करें अम्बेडकर के बीच में जो एक पैक्ट साइन होता है उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस पूना पैक्ट के अंदर गांधी जी क्या करते हैं, सितंबर 1932 के दिन बोल देते हैं किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, कि जब भी भारत आजाद होगा आपके लिए जो पॉलिटिकल सीट्स हैं उन्हें रिजर्व किया जाएगा। पॉलिटिकल सीट्स का मतलब है कि इंडिया की कुछ पर्टिकुलर सीट रहेंगी जिन पर सिर्फ और सिर्फ जो दलित लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, एसटी एससी के लोग हैं, उन्हें क्या करा जाएगा, मौका दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद जाकर जो गांधी जी रहते हैं वो क्या करते हैं, इन सारे लोगों को एक रिस्पेक्ट दिला पाते हैं हमारी गवर्नमेंट के सामने, हमारे लोगों के सामने। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो भी क्या करते हैं, गांधी जी की इन बातों को मान जाते हैं। अब यहां पर हमने ये सारी चीजें देखी कि हमारा पूरा भारत देश क्या लगा हुआ है, लड़ने में लगा हुआ है, ब्रिटिशर के खिलाफ लगा हुआ है। बट आप ये बताओ, हम सभी तो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं आजकल। तो भैया अगर हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अलग रहता है, तो हमारे दूसरे लोगों से वाइब चेक नहीं हो पाती। तो हमारी जो वाइब चेक है वो हुई कैसे, अलग अलग कम्युनिटीज को हमने एक साथ कैसे लेकर आए और सारे लोगों ने कांग्रेस को ही लीडरशिप क्यों दी। तो उसका कारण समझिए। अब होता क्या है, व्हेन पीपल फॉट कलेक्टिवली अपोज द ब्रिटिश इन वेरियस मूवमेंट एंड स्ट्रगल, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज बोर्न। हमारे इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये कब डेवलप होती है, ये डेवलप होती है कि जब हम सारे लोग, जैसे मैं हो गया, तुम हो गए, हम सारे लोग क्या करना चाहते हैं, किसी एक ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट चलाना चाहते हैं और हम ये बोलना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो सारे लोगों का मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिशर के अगेंस्ट, और जब सारे लोग ब्रिटिशर को ही हटाना चाहते थे तो इसके बाद जाकर हम सारे लोगों के बीच में एक फीलिंग डेवलप होती है। हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग प्रकार के लिटरेचर, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज भी क्या कर रही थी, हमारी इन चीजों को सपोर्ट कर रही थी। जिसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, फिक्शन है, मतलब जो हमारे अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, रामायण हुई, महाभारत हुई, उन सारे कॉन्टेक्स्ट वाली चीजों को लाया गया ताकि आप लोगों को ज्यादा नंबर में इकट्ठा कर सके। हमारे जो फोक सॉन्ग्स थे उनको प्रमोट किया गया, अलग अलग प्रकार के सिंबल को लाया गया, और अगर हम बात करें नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लोगों के बीच में जो नेशनलिज्म वाली भावना है वो बढ़ जाए। अब याद करिए, हमने देखा कि हर कंट्री में क्या करा जाता है, एक फीमेल फिगर को पोर्ट्रे किया जाता है। तो हमारे इंडिया में भी जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे, ये पहले वो पेंटर थे जिन्होंने क्या किया, भारत माता की सबसे पहली इमेज को बनाया। जब भारत माता की इमेज को बना लिया गया तो लोगों के मन में एक फीलिंग आने लगी कि अब हम ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे हैं। किन के लिए लड़ रहे हैं, हमारी भारत माता के लिए लड़ रहे हैं। भारत माता की इमेज को काम और कंपोज रखा गया। जिस प्रकार से हमारी देवी माता रहती है, बहुत ज्यादा काम रहती है, कंपोज रहती है, वो लोगों के लिए सब कुछ करना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती हैं। तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी भारत माता को क्या करवाएं, इन पर्टिकुलर ब्रिटिशर से आजाद करवा पाएं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर रहे थे, हाँ, ये अलग अलग प्रकार के हेमन्स लिखा करते थे, फोक्स लिखा करते थे, नर्सरी राइम्स लिखा करते थे, ताकि हम क्या कर सके, लोगों तक ये मैसेज क्लियर करके पहुंचाया जा सके कि अब हमें ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ना है, ब्रिटिशर को हमारे इंडिया से बाहर भगा देना है। जिस वजह से लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने हिसाब से वहां पर काम कर रहे थे। और अगर हम बात करें, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये क्या करते हैं, हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसे लिखते हैं ताकि हम क्या कर सके, इंडिया के हर कॉर्नर से लोगों को इकट्ठा कर सके। जो नेता नतेश शास्त्री थे, इन्होंने क्या किया था, साउथ इंडिया के लोगों के लिए अलग भाषाओं में सॉन्ग्स को लिखा था, हेमंस को लिखा था। और अगर हम बात करें, जितने भी फोक रहा करते थे उनको प्रमोट किया ताकि इन सारे लोगों के बीच में भी क्या करा जा सके, इंडिया की एक कॉमन स्पिरिट को डेवलप किया जा सके। तो यहां पर हमने देखा कि अलग अलग जो आर्टिस्ट थे